तो हमारे एक लिसनर ने हमें बर्कशायर हैथवे का 2006 का शेयर होल्डर लेटर भेजा है। हाँ। और सच कहूँ ये कोई बोरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है। इसे पढ़ना तो ऐसा है जैसे वॉरेन बफेट के साथ बैठकर बिजनेस मैनेजमेंट और जिंदगी पर एक मास्टर क्लास ले रहे हूँ। बिल्कुल। ये लेटर खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ क्या हुआ ये नहीं बताते, बल्कि क्यों हुआ ये भी समझाते हैं। बफेट के सोचने का तरीका, उनका नजरिया, सब कुछ इसमें झलकता है। सही कहा। ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट से ज्यादा एक जीनियस के दिमाग का एक्सरे जैसा है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इस दस्तावेज की परतें खोलना और वो जरूरी सबक, हैरान करने वाले आंकड़े और मजेदार कहानियां निकालना जो बर्कशायर की जबरदस्त कामयाबी के पीछे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक कंपनी कैसे साल दर साल लगातार मार्केट को मात दे सकती है? इसका जवाब सिर्फ नंबरों में नहीं, उनकी सोच में है। एकदम। और इस सोच को समझने के लिए हम कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले तो उन आंकड़ों पर जो किसी को भी चौंका दें। हाँ। फिर उनके बिजनेस के इंजन यानी बीमा और जायको की अंदरूनी कहानियों पर। और आखिर में कंपनियां खरीदने और उन्हें चलाने के पीछे उनकी सोच क्या है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आंकड़े। सच कहूं तो मेरा सिर चकरा गया जब मैंने ये देखा। 2006 में बर्कशायर की नेटवर्थ 16.9 बिलियन बड़ी थी। 16.9 बिलियन। और ये उस साल किसी भी अमेरिकी कंपनी के लिए सबसे बड़ी बढ़त थी। सबसे बड़ी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो लंबे समय के प्रदर्शन में है, 1965 से 2006 तक। हाँ, वो आंकड़ा। बर्कशायर की सालाना चक्रवृद्धि बढ़त थी 21.4%। 21.4%। और इसकी तुलना अगर S&P 500 से करें तो वो था सिर्फ 10.4%। मतलब लगभग डबल। लेकिन अब आता है सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा। हाँ, वो टोटल वाला। 1964 से 2006 तक मतलब 42 सालों में बर्कशायर में कुल मुनाफा था 3,61,156%। 3,61,156%। अविश्वसनीय है। और S&P 500 का सिर्फ 6,479%। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही दिखाता है कि ये 1-2 साल की अच्छी किस्मत नहीं है। ये दशकों की मेहनत है। दशकों की लगातार बेहतर परफॉर्मेंस। ये मार्केट को बीट करना नहीं, ये मार्केट को एक अलग ही लीग में हराना है। और बफेट के मुताबिक इस कामयाबी की नींव उनके सबसे जरूरी बिजनेस से शुरू होती है। बीमा। हाँ, बीमा से। और 2006 तो बीमा के लिए बहुत शानदार साल था। बफेट ने मजाक में इसका क्रेडिट मदर नेचर को दिया जो उस साल छुट्टी पर चली गई थी। मतलब 2004 और 2005 में बड़े तूफानों के बाद 2006 में कोई बड़ी तबाही नहीं आई। हाँ, लेकिन बीमा बिजनेस की असली ताकत तो कहीं और छिपी है ना? जिसे वो फ्लोट कहते हैं। हाँ, फ्लोट। इसे आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो बीमा कंपनियां प्रीमियम के तौर पे हम सबसे लेती हैं, लेकिन दावों का भुगतान करने से पहले तक अपने पास रखती हैं। तो ये पैसा उनका नहीं है, हमारा है। बिल्कुल। लेकिन जब तक क्लेम नहीं आता, वो इसे अपने हिसाब से निवेश कर सकती हैं। तो ये एक तरह से दूसरों का पैसा है जिसे बर्कशायर मुफ्त में इस्तेमाल कर रहा है। और ये रकम छोटी मोटी नहीं है। 1967 में जब उन्होंने पहला बीमा बिजनेस खरीदा था तब फ्लोट था $17 मिलियन। 17 मिलियन। और 2006 के अंत तक ये बढ़कर हो गया था $50.9 बिलियन। 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फंड जिसकी लागत लगभग शून्य थी। वाह। और 2006 में इस फ्लोट को एक जबरदस्त बूस्ट मिला एक बहुत ही अनोखे सौदे से, इक्विटास सौदा। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, ये लॉयड्स ऑफ लंदन वाली कहानी है ना? वही लंदन का लॉयड्स जो बीमा की दुनिया का मक्का माना जाता है, दशकों पुराने एस्बेस्टस के दावों की वजह से दिवालिया होने की कगार पर था। ये वो दावे थे जो उन पॉलिसियों पर आ रहे थे जो 30-40 साल पहले लिखी गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये देनदारियां कितनी बड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो इन सभी पुरानी अनिश्चित देनदारियों को संभालने के लिए इक्विटास नाम की एक अलग कंपनी बनाई गई, लेकिन वो भी संघर्ष कर रही थी। तो बर्कशायर ने एंट्री ली। हाँ, तब बर्कशायर ने एक बहुत बड़ा रेट्रोएक्टिव पुनर्बीमा सौदा किया। इसका मतलब है कि उन्होंने उन पुरानी पॉलिसियों के लिए बीमा प्रदान किया जो पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक मिनट, ये सौदा थोड़ा समझाएं। बर्कशायर ने क्या किया? उन्होंने इक्विटास से $7.12 बिलियन का फ्लोट लिया। $7 बिलियन। हाँ, और बदले में वादा किया कि भविष्य में इन पुरानी पॉलिसियों से जुड़े जो भी दावे आएंगे उनमें 13.9 बिलियन तक का भुगतान वो करेंगे। ये तो सुनने में अच्छा सौदा नहीं लग रहा। 7 बिलियन लेकर लगभग 14 बिलियन तक चुकाने का वादा।
ये तो घाटे का सौदा है। यहीं पर बफेट का जीनियस काम आता है। बफेट का गणित ये था कि दावों का भुगतान एक साथ नहीं होगा। अच्छा। ये अगले 20, 30, 40 सालों में धीरे धीरे होगा। इस बीच वो उन $7 बिलियन को बर्कशायर के बिजनेस में निवेश करके उससे कहीं ज्यादा कमा लेंगे। मतलब समय और चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बड़ा दाव नहीं था, ये बर्कशायर की असली ताकत दिखाता है। वे ऐसे जोखिम को समझ सकते थे और उसकी कीमत लगा सकते थे जिसे पूरी दुनिया टाल रही थी। वाह। तो उन्होंने एक ऐसी समस्या खरीदी जिससे हर कोई डर रहा था और उसे अपनी ताकत में बदल दिया। हाँ, ये सौदा बर्कशायर की वित्तीय ताकत तो दिखाता ही है, पर शायद उससे भी ज्यादा उनके चरित्र पर भरोसे को दिखाता है ना? इक्विटास के सीईओ ने कहा था, हमने उनके लिए दुनिया का सबसे अच्छा गद्दा खरीदा है। मतलब अब वो चैन की नींद सो सकते थे। और ये भरोसा सिर्फ सौदों में नहीं, उनके लोगों में भी झलकता है। बिल्कुल। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनकी एक और बीमा कंपनी गाइको। जीको की कहानी तो कमाल की है। मैंने आंकड़े देखे, 2003 से 2006 के बीच सीईओ टोनी नाइस्ली के नेतृत्व में जीको की पॉलिसियों की संख्या 42% बढ़ी। हाँ, 5.7 मिलियन से 8.1 मिलियन हो गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान कर्मचारियों की संख्या 3.5% कम हो गई। इसका सीधा मतलब है कि उत्पादकता में 47% की भारी वृद्धि हुई। सोचिए, आपका काम 42% बढ़ जाए और उससे करने वाले लोग कम हो जाएं, फिर भी आप पहले से बेहतर काम करें। 47% उत्पादकता में वृद्धि, ये अविश्वसनीय है। ये कैसे संभव हुआ? वो क्या है ना, दो बातें थीं। हम्म, टोनी नाइस्ली एक असाधारण मैनेजर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जीको का मॉडल भी अनोखा था। वो डायरेक्ट टू कस्टमर वाला। हाँ, वो सीधे ग्राहकों को बीमा बेचते थे बिना किसी एजेंट के। इससे उनकी लागत बहुत कम हो जाती थी और इस असाधारण उत्पादकता और कम लागत ने उन्हें एक बड़ी ताकत दी। विज्ञापन पर भारी खर्च करने की क्षमता। बिल्कुल। 2006 में उन्होंने विज्ञापन पर $631 मिलियन खर्च किए। 1995 में जब बर्कशायर ने कंपनी को पूरी तरह खरीदा था, तब ये सिर्फ $31 मिलियन था। और बफेट टोनी नाइस्ली से इतने खुश थे कि उन्होंने मजाक में शेयरधारकों से कहा कि वे अपने बेटों या पोतों का नाम टोनी रखें। हाँ, और एक डायरेक्टर ने तो मजाक में बफेट को लिखा था, जन को भूल जाइए, शेयरधारकों से कहिए कि वे अपने मौजूदा बच्चों का नाम बदलकर टोनी या एंटोनेट रख दें। ये मजेदार किस्सा बर्कशायर के प्रबंधन के मूल सिद्धांत को दिखाता है। सही लोगों को चुनें, उन पर पूरा भरोसा करें और फिर उन्हें अपना काम करने की पूरी आजादी दें। हाँ, वो माइक्रो मैनेज नहीं करते। बिल्कुल नहीं। बफेट खुद कहते हैं, मैंने आसान रास्ता चुना है। मैं बस महान प्रबंधकों के जरिए काम करता हूं जो अपना शो खुद चलाते हैं। और यही सोच उनके कंपनियां खरीदने के तरीके में भी दिखती है। वो चूहों का नहीं बल्कि हाथियों का शिकार करते हैं। यानी वो छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े और स्थापित बिजनेस की तलाश में रहते हैं। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक चुटकुला भी सुनाया था, वो सुपरमार्केट वाला। हाँ, एक बूढ़ा आदमी सुपरमार्केट में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है और एक युवा व्यक्ति से टकरा जाता है जो अपनी पत्नी को भी ढूंढ रहा होता है। तो युवा अपनी पत्नी के बारे में बताता है। वो एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की है। उसने तंग सफेद शॉर्ट्स पहने हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी तुरंत कहता है, उसे भूल जाओ, हम तुम्हारी वाली को ढूंढते हैं। ये चुटकुला यही दिखाता है कि बर्कशायर कैसे अपना ध्यान बड़े और आकर्षक मौकों पर केंद्रित करता है। और 2006 में इसके दो शानदार उदाहरण मिले। पहला था ISCAR, इजराइल की एक कटिंग टूल बनाने वाली कंपनी। ये सौदा एक साधारण 1.25 पेज के पत्र से शुरू हुआ था। ये बर्कशायर का पहला बड़ा गैर अमेरिकी अधिग्रहण था। लेकिन सिर्फ एक 1.25 पेज के पत्र और कुछ घंटों की मुलाकात पर इतना बड़ा सौदा करना, ये एक तरह का जुआ नहीं है? क्या बफेट सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कर रहे थे? ये अच्छा सवाल है। बाहर से देखने पर ये जुआ लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बफेट दशकों से बिजनेस का विश्लेषण कर रहे हैं। वो किसी बिजनेस की आर्थिक ताकत और उसके प्रबंधन की गुणवत्ता को बहुत तेजी से परख सकते हैं। तो आईएस कार के मामले में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये एक शानदार बिजनेस है जिसका दुनिया भर में दबदबा है और इसे चलाने वाले लोग असाधारण हैं। उन्होंने बिजनेस पर नहीं, उन लोगों पर दांव लगाया। और दूसरा उदाहरण था टीटीआई। हाँ, TTI, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की एक वितरक कंपनी थी। उसके मालिक पॉल एंड्रोस अपनी कंपनी के लिए एक स्थायी घर चाहते थे। और उन्होंने बर्कशायर को चुना। उन्होंने बर्कशायर को इसलिए चुना क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई रणनीतिक खरीदार
उनकी कंपनी के टुकड़े टुकड़े कर दे या कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म उसे भारी कर्ज में डुबोकर कुछ साल बाद बेच दे। तो बर्कशायर उनके लिए पसंदीदा खरीदार बन गया। जब बेहतरीन कंपनियों के मालिक अपनी कंपनी बेचना चाहते थे तो उनकी पहली पसंद बर्कशायर होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बर्कशायर उनके बनाए बिजनेस को नष्ट नहीं करेगा बल्कि उसे संभालेगा। तो बर्कशायर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक विरासत को सहेजने का वादा भी करता है। लेकिन इस लेटर में सब कुछ अच्छा ही नहीं है। बफेट ने एक ऐसे उद्योग का भी बहुत ईमानदारी से विश्लेषण किया है जो मुश्किल में था। अखबार उद्योग। हाँ, और ये हिस्सा आज भी बहुत प्रासंगिक है। बफेट बताते हैं कि कैसे एक समय में अखबार का बिजनेस मुनाफे का झरना हुआ करता था। शहरों में उनका एक अधिकार था। अगर आपको कुछ बेचना है या कोई खबर चाहिए तो आपके पास अखबार के अलावा कोई चारा नहीं था। सही कहा। बफेट ने मजाक में से सर्वाइवल ऑफ द फैटेस्ट कहा था, सबसे मोटे का जीवित रहना। लेकिन फिर चीजें बदल गई। बिल्कुल। केबल, सैटेलाइट और खासकर इंटरनेट ने अखबारों का ये एकाधिकार तोड़ दिया। विज्ञापनदाताओं और पाठकों दोनों के लिए नए विकल्प आ गए। खबरें मुफ्त में मिलने लगी हैं। हाँ, बफेट ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे विज्ञापन और पाठकों मतलब आईबॉल्स की लड़ाई हार रहे थे। उन्होंने बफेलो न्यूज़ का उदाहरण दिया, जो बर्कशायर का अपना अखबार है, और माना कि उद्योग की बुनियादी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो रही है कि मुनाफा कम होना तय है। ये बात मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ अखबारों की कहानी नहीं है, ये किसी भी उस उद्योग की कहानी है जिसका प्रतिस्पर्धी लाभ टेक्नोलॉजी की वजह से खत्म हो रहा है। एकदम सही। और ये एक बहुत जरूरी सबक है। बफेट कहते हैं, अगर आप एक अच्छे व्यवसायी के रूप में प्रतिष्ठा चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप एक अच्छे व्यवसाय में हैं। मतलब बेहतरीन मैनेजमेंट भी एक डूबते हुए उद्योग को नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकता। ये उनकी यथार्थवादी और ईमानदार सोच का सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर हम इस पूरे लेटर से मिले सबक को समेटें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली, लंबे समय तक टिके रहने और धैर्य रखने का नतीजा अविश्वसनीय होता है। दूसरा, काबिल मैनेजरों पर भरोसा करो और उन्हें आजादी दो। तीसरा, तर्क के आधार पर फैसले लो, भले ही वो बाजार की सोच के खिलाफ हों। और चौथा, फ्लोट जैसी छिपी हुई ताकतों को पहचानो और उनका फायदा उठाओ। ये सब मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो लगातार चलती रहती है। इस पत्र में एक और बहुत दिलचस्प बात है जो भविष्य की ओर इशारा करती है। बफेट अपने उत्तराधिकारी यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर को खोजने की बात करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि उम्मीदवार में सिर्फ स्मार्टनेस और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए। हाँ, वो स्वभाव या टेम्परामेंट पर बहुत जोर देती हैं। वो कहती हैं कि उम्मीदवार में स्वतंत्र सोच, भावनात्मक स्थिरता और मानव व्यवहार की गहरी समझ जैसे गुण होने चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो भीड़ के साथ ना बहे, जो बाजार में डर या लालच के माहौल में भी शांत रह सके और जो बड़े जोखिमों को पहचानकर उनसे बच सकें, खासकर उन जोखिमों को जो पहले कभी नहीं देखे गए। यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये सारी बातें आज के दौर में और भी जरूरी लगती हैं। बिल्कुल। और यहीं पे मैं लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज की इस तेज तर्रार डेटा संचालित दुनिया में, जहाँ हर फैसला एल्गोरिदम और कंप्यूटर मॉडल पर आधारित लगता है, क्या ये कालातीत मानवीय गुण, स्वतंत्र सोच, भावनात्मक स्थिरता, चरित्र को परखने की क्षमता और भी ज्यादा दुर्लभ और इसलिए और भी ज्यादा मूल्यवान नहीं होते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ निवेश पर ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व पर लागू होता है। शायद असली अल्फा या बढ़त डेटा में नहीं बल्कि स्वभाव में छिपी है।